सखी सहेली के श्रोताओं को और बुआ जी आपको भी राजश्री का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारे श्रोताओं, हमारी बिटिया बहुरिया की रज्जो मौसी जी को भी नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया बुआ जी। अब क्या ढूंढ रही हैं आप फोन में? ये कुछ ना वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सा रंग जो है यहाँ पर इसका बैकग्राउंड में लगा दिया जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगे। हाँ, क्योंकि रंग का असर होता है ना। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। रंग ही बताते हैं उदासी है या खुशहाली है या दोस्ती है या क्या है ना, ये सब तो रंग ही तय करते हैं। मोहब्बत है ना। लेकिन संग का रंग जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और संग कैसे हमारे ऊपर असर डालती है, संगत उसकी रंगत कैसे बोलती है, ये हम उस पर चर्चा करेंगे आज। बिल्कुल। और सीखने का सही तरीका होता है जो आज आप सुबह सुबह बता रही थी मुझे कि आज ऐसा हुआ। तो हाँ, ये सीखने का भी और एक सिखाने का भी तरीका होता है ना। वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और बड़ी खास बात है इसमें, अक्सर हम बड़े ऐसे ढंग से सिखाते हैं जैसे लगता है कि सीखने वाला अब सीखने वाला सोचिए नहीं सीखना, मुझे नहीं सीखना है। अपनी जो है ज्ञान अपने पास रखिए और हमारा ज्ञान हमारे पास रहने दीजिए। सलीका सही हो तो है ना, सिखाया जा सकता है। बिल्कुल। और आज सखी विशेष में हम निशानेबाज रूपा उन्नीकृष्णन के बारे में बात करेंगे जी। और हमारे साथियों ने कुछ आग्रह किया है कि गर्मियों के व्यंजन बताइएगा। हालांकि गर्मियों के खास व्यंजन क्या हैं ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने परसों जैसे चने का उन्होंने बताया था कि चोखा सत्तू टाइप की चीज बताई थी। हम लोगों ने बहुत सारी तरीके की आइसक्रीम बताई, शरबत बताए। और अब आप बताइए कि क्या चाहते हैं। हमें तो लगता है शाम को पानी पूरी खा लीजिए, गर्मी ठंडक दोनों हो जाएगा, है ना। ठंडा ठंडा पानी, उसके संग संग आम का पन्ना का वाला पानी हो तो फिर क्या बात है, उसमें पुदीना भी होगा। बात बनेगी नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा ही, बता देंगे। तो बस हम तैयार हैं अपने सारे इसके साथ। और आपको क्या लग रहा है, आपको गाना नहीं सुनाना पड़ेगा? सुनाना पड़ेगा। ये गीत था आपकी नजर। तुम्हारी मस्त नजर गर इधर नहीं होती, नशे में चूर फिजा इस कदर नहीं होती। तुम्हारी मस्त नजर खफा न होना अगर बढ़ के थाम लूं दामन, खफा न होना अगर बढ़ के थाम लूं दामन, बढ़ के थाम लूं दामन। ये दिल फरेब खता जान कर नहीं होती, ये दिल फरेब खता जान कर नहीं होती। हमको होश रहता
क्या बात है। और ये नजर अगर निशानेबाज हो जाए तो बुआ जी? निशानेबाज तो रहती ही है नजर। हम लोग का तो एक कागज भी फेंकते तो सही जगह नहीं जाता। भैया क्या किया जाए ये बताइए। है ना, ये कुछ नहीं किया जाए, बस कुछ मुझे लगता है कि कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं ना, वो करें, देखिए नजर तेज हो जाएगी। नजर तेज हो जाएगी। और निशाने पर लगना तो बहुत जरूरी है चीजें, चाहे वो हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें। और लक्ष्य तो लक्ष्य है, चाहे वो पढ़ाई का हो या खेल का मैदान हो या गीत संगीत की बात हो। बिल्कुल। तो हम आज बात कर रहे हैं रूपा उन्नीकृष्णन जी की, है ना? बिल्कुल। और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली, पता है बुआ जी, वो पहली भारतीय निशानेबाज थी जी। और रूपा उन्नीकृष्णन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत और कांस्य पदक भी जीते थे। भारतीय शूटर रूपा उन्नीकृष्णन भारत की सबसे चर्चित खेल सितारों में से एक रही हैं। लेकिन शूटिंग रेंज में भाई कई बार जब कंपटीशन होता है तो जरूरी नहीं कि आप सारे कंपटीशन जीत जाएं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां जो हैं उन्होंने हासिल की। और खासकर अगर हम महिला एथलीटों की बात करें तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। जी हाँ, उनमें से खास बात उनकी ये है, जैसे आप कह रही हैं कि बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की राशि, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी तो है ही। आज अन्य भारतीय खिलाड़ियों की तरफ चर्चित नहीं है, लेकिन 1998 में कोलालमपुर में पदक जीतकर इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा दिया। और रूपा उन्नीकृष्णन भारतीय शूटर हैं जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की। और मूल रूप से चेन्नई की रहने वाली हैं। महज 12 साल की उम्र में शूटिंग करना शुरू कर दिया। उनके पिता एक पुलिस अधिकारी थे और मतलब उनको घर से एक माहौल मिल गया था बुआ जी, ये बिल्कुल मिल गया था। और हमें ये जो संदेश है वो हमारे श्रोताओं से मिल गया था, तो हमने पढ़ दिया तुरंत। बहुत तो हमें भी ऐसे ही मिलता रहता है। और लेकिन रूपा जी को जो मिला उसको उन्होंने सिर्फ मिलना, माहौल मिलने से नहीं होता है, उसके साथ साथ जैसे आप बार बार कह रहे हैं ना कि निशाना साधना, उसके लिए निरंतर सतत अभ्यास करते रहना। जैसे कि वो कहानी याद आती है ना कि अर्जुन ने कहा कि भाई ये जो भीम है वो रात में कैसे खाना खा लेते हैं, अंधेरे में जाते हैं और रसोई घर में जाते हैं और खाना खा लेते हैं। हाँ। तो इसका मतलब कि अंधेरे में उनका इतना अभ्यास है कि वो जो हाथ है उनका वो मुंह में ही जाता है, कभी आंख, कभी नाक, कभी गाल पर नहीं जाता है। तो उनको भी ये समझ में आया कि इतना हम अभ्यास कर लें कि जाहिर है कि तीर निशाने पर लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल भाई। रूपा जो है वो पूर्व राइफल शूटर AJ जलालुद्दीन ने उन्हें प्रशिक्षित किया था और उसके बाद ही उन्होंने जूनियर स्तर पर पदक जीतना शुरू कर दिया था। महज वो 20 साल की ही थी तभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक जगह बना ली थी और कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला पदक जो है उन्होंने हासिल कर लिया था। जी हाँ। और कनाडा के एडमंटन में 1994 के कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन्स 50 मीटर स्मॉल बोर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक से वजह चूक गई थी और उन्हें उस समय दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। और उन्होंने कुहेली गांगुली के साथ टीम इवेंट में कांस्य पदक भी जीता। तो एक बात और है, इस बात से ये हम समझ सकते हैं कि कभी कोई अगर आपको जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया वहां तक आप अगर नहीं पहुंच पाए तो उससे फिर नए सिरे से आप जुट जाएं और फिर से कुछ न कुछ जो है आप हासिल कर लेंगे। बिल्कुल। और क्या कहते हैं वो जी इसमें जब गेम्स होते हैं ना, खेल होते हैं, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, तो बहुत तरह की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। तो जैसे हमने 94 की बात की कि वो चूक गई थी, लेकिन 98 में अगले संस्करण में एक बेहतर प्रदर्शन किया और जाहिर है कि 4 साल बाद उन्होंने इस तरह से इतिहास रच दिया और शानदार जीत के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे सभी साथी जानते हैं कि हमारे देश का ये खेल के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है ना। देखिए ना, राष्ट्रमंडल खेल जो 2002 में हुए थे उसमें भारतीय महिलाओं ने 16 स्वर्ण पदक जीते थे, महिलाओं की बात अगर करें तो, और जिनमें 4 स्वर्ण पदक महिला निशानेबाजों ने ही हासिल किया था। कितनी खूबसूरत मतलब जबरदस्त वापसी थी ये। तो भाई एक है कि जो हमारी बहनें हैं जब ठान लेती हैं तो कोई भी मैदान हो फतेह तो कर लेती हैं। और 1999 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इनको जब मिला तो जाहिर है कि एक वैश्विक पदकों की मान्यता जो है हमारे देश में इस पदक की, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जो सम्मान है वो विश्व स्तर पर बहुत सम्मानित पुरस्कार है और इन्हें मिला स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम उसके बराबर है। जी हाँ। मलेशिया 1998 महिलाओं की प्रोन स्पोर्ट्स राइफल में वर्ल्ड शूटिंग ग्रैंड प्री फीट में रजत पदक, बेनिंग जॉर्जिया 1998 जो हुआ, दक्षिण एशियाई स्तर पर कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। बिल्कुल। और उन्होंने भारतीय एथलीटों को बहुत उनका समर्थन किया, उन्हें उनकी हौसला
हौसला अफजाई की। जी। और शूटिंग ऑक्सफोर्ड में एक हाफ ब्लू क्लेल होता है, उन्नी कृष्णन को असाधारण फुल ब्लू से सम्मानित किया गया था वहां, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रमंडल पदक जीता था। यूनिवर्सिटी लीग में ऑक्सफोर्ड टीम को जीतने में मदद की थी और ऑक्सफोर्ड महिला शूटिंग टीम की वो कप्तान भी थी। जी, 1995 में उन्होंने भारत से रोड्स छात्रवृत्ति भी जीती। तो चेन्नई से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की थी। अगर हम उनकी पढ़ाई की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि चेन्नई से थी, तो वहीं से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। एथिराज कॉलेज चेन्नई से एमए, फिर ऑक्सफोर्ड में बैलियोल में आर्थिक इतिहास में एमए और ऑक्सफोर्ड में सेड स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए भी किया। तो भाई शिक्षा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इन्होंने काफी मकाम हासिल किए हैं। बिल्कुल, और आज भी वो बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। बिल्कुल, बहुत सक्रिय हैं और लगातार कुछ न कुछ उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता रहता है। इस तरह की महिलाएं बाकी महिलाओं के लिए, जो हम जैसे अभी हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं बुआ जी, और लोग सुन रहे हैं जी। तो खासकर मुझे लगता है कि वो छोटी छोटी बच्चियां जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको जरूर लगता होगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे परिवार का, देश का नाम हो, सबका नाम हो, और सखी सहेली में फिर उनकी बातें हों, उनके बारे में चर्चा की जाए। लेकिन राष्ट्रीय जी, कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो बहनें हैं, ये तो बच्चियों की बात हो गई, लेकिन बहन हैं, हमारे भाई हैं, भतीजे जो भी हैं, वो घर में उनको भी पूरी तरह से उनके सपनों को पंख लगाना उनका काम है। वो जो भी सोचती हैं उनको एक बार करने का मौका दीजिए, एक समय निर्धारित करके दे दीजिए कि इतने समय में अगर तुम नहीं कर सकी तो फिर तुम वापस आ जाना, जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन एक मौका तो दिया जाना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, तभी तो जब हम बातें करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, बेटा बेटी बराबर है, तो यही समय होता है ना उनसे ये साबित करने का। बुआ जी, देखो ऐसा है ना कि ये मामला केवल लड़के लड़की वाला नहीं, हम इसलिए रुक गए क्योंकि कभी कभी हम लड़कों को भी वो मौका नहीं देते हैं। अगर हमें डॉक्टर बनना था और नहीं बन पाए तो हम सोचते हैं बेटा तो बन ही जाए, है ना, वो संगीत के क्षेत्र में न जाए। और ये तो मतलब बिल्कुल ही मतलब स्तर नहीं है इसका, अपने पर्सनल चॉइस की बात हो गई ना जी। तो ये सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, जो भी वो सपना देखता है, एक मौका उसे जरूर मिलना चाहिए, है ना। और एक हम छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर जुड़ेंगे अपने श्रोताओं से। क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही है? मतलब जैसे अब हम कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रही हैं, तो भाई हमारे श्रोता कुछ और सोच रहे होंगे। हम सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, विचारों के तो उड़ान जो होती है वो कहीं पर भी जा सकती है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। कुछ भी तमन्ना रख सकते हैं, कुछ भी सीखने का जो है वो जज्बा रख सकते हैं। तो उन्नी कृष्णन जी की हमने बात की, रूपा जी की, तो उसके संग संग सीखने सिखाने की भी बात करेंगे। लेकिन फरमाइश है, एक गीत सुनवा देंगी राष्ट्रीय जी, तभी करेंगे। बहुत ही सुंदर गीत, है ना। अच्छा,
बचाना ओ बचाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लेकिन प्रतिस्पर्धाओं में तो जो है वो निगाहें जो हैं वो बिल्कुल निशाने पर ही होनी चाहिए और तभी तो लोग मेडल जीतते हैं, है ना? जी, मेडल तो जीतते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में मेडल थोड़ी मिलता है, फिर तो बहुत डांट पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है। बहुत सारी डांट मिलती है, कभी कभी प्यार मिलता है, पुचकार मिलती है, हौसला अफजाई की जाती है। तो किस किस समय हौसला अफजाई की जाए, कैसे कैसे इस पे संतुलन रखा जाए, ये जानना बहुत जरूरी है ना? तो वैसे तो हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं कि सीखने का, अब भाई देखो जैसे सीखते क्या है, हम कुछ ना कुछ कला सीखते हैं और उसको भी सीखने की भी एक कला होती है। तो देखिए कितनी मजेदार बात है। कला सीखने की भी एक कला होती है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि पर कुछ आवश्यक बातें होती हैं, उन पर चलकर ही हम सिखाने वाले से सीख सकते हैं। जैसे सिखाने वाले के प्रति निष्ठा, नम्रता का भाव होना चाहिए। सीखते समय सिखाने वाले के ऊपर उठकर घमंड न दिखाएं। कुछ समझ में नहीं आता है तो नम्रता के साथ फिर से सवाल पूछें। खुद सीखने की तमन्ना रखें। जो सीखना है आत्मविश्वास के साथ सीखें। कभी भी बेवजह सिखाने वाले के साथ बहसबाजी न करें। कभी ऐसा ना हो कि हम चेले की जगह गुरु बन जाएं और गुरु तो चेला समझ बैठे। तो वैसे तो आप अगर अच्छे से सीखेंगे तो जाहिर है कि एक दिन आप गुरु बन जाएंगे। कहते हैं ना कि गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गए। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है ना, देखिए सीखने का जो सही तरीका है, बचपन में हमेशा ये शब्द सुनना पड़ता था, कोई काम को सही तरीके से सीखने का सलीका सीखो। उस समय इन बातों से बड़ा मन खिन्न होता था क्योंकि सब काम करने में मन नहीं लगता था। जो काम में मन लगता था उसने सीखने की जिज्ञासा, मतलब उसको सीखने में जिज्ञासा ललक रहती थी। लगन से किया हुआ कोई काम, खाना बनाना हो या कढ़ाई चित्रकारी हो, काम की सुघड़ता सभी को आकर्षित करती है। ऐसे सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। तो यानी लगन होनी चाहिए। जिस समय आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, 100% दीजिए, यानी कि पूरी तरह से मन तन धन से लग जाएंगे तो कुछ भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग अक्सर जो सिखाने की भी एक बात होती है, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि कितना डांट, कितना कितना होना चाहिए, कोई एक चुटकी भर हो कोई चीज, कोई एक चम्मच चाहिए, कोई बड़ा चम्मच चाहिए, है ना? तो वो सब चाहिए होता है, तो वो संतुलन बड़ा मुश्किल है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे आज सुबह ही हुआ कि एक सड़क पे कोई जा रहा था और उस लड़की ने कागज ऐसे हाथ से फाड़ा और फेंक दिया।
बस का टिकट था, छोटा सा होता है, आदमी सोचता है ठीक है अब इसको डाल दो, कहाँ लेके चलेंगे थोड़ी देर तक। तो उन्होंने डाल दिया, तो दूसरे व्यक्ति ने देखा और कहा, बुलाया उनको, इधर आइए, ये क्या है, आपने क्यों यहाँ फेंका है, झाड़ू कौन लगाएगा यहाँ पर, यहाँ कौन साफ करेगा। तो वो लड़की ऐसे चेहरा देख रही थी और उन्होंने कहा आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, तो देखिए कचरे का डिब्बा कहीं है वहां डाल दीजिए। लेकिन लड़की ने उतनी ही विनम्रता से उस कागज को उठाया और आगे चली गई। तो ऐसा हमें उसी समय ये विषय याद आया कि जो व्यक्ति कह रहे थे उनसे, वो ये भी कर सकते थे कि उस कागज को उठाते, बुला के उनको देते कि देखो बेटा आगे से ऐसा ना करना, क्योंकि ऐसे तुम ही लोग जिम्मेदार नागरिक हो, भविष्य तुम्हारे हाथ में है देश का, तो साफ सफाई रखना तुम्हारा धर्म है। मधुरता अगर हो तो अच्छा लगता है, कठोरता की जगह। बिल्कुल, तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। और अगर उसकी जगह वो लड़की तो चलिए विनम्र थी, उसने उठा लिया, अगर उसने पलट के कोई जवाब दे दिया होता तो मुझे लगता है कि बात खराब हो जाती, खराब हो जाती, आपका भी दिन खराब हो सकता था कि आपको लगता कि मैंने कहा ही क्यों। अगर आप उठा चुके होते तो उसको शायद ज्यादा अच्छा लगता। और सच में वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसने मान लिया, चुपचाप उसे देखा, उसको लगा कि हाँ उसने गलती तो कर दी है। लेकिन कभी कभी इस उम्र में जो बच्चे होते हैं, युवा, वो अक्सर ये कहते हैं कि आपको इससे क्या मतलब, आपको रखना है तो करिए और हमें नहीं करना, आप सिखाइए मत। तो कहीं ना कहीं आप सिखाइए मत, बिल्कुल, ये एक जो लाइन है ना, ये जो एक पंक्ति है, ये अक्सर सुनने को मिल जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो बता रहा होता है, जो सिखा रहा होता है, वो अगर उसके जो भाषा है उसकी उसमें विनम्रता है तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। और हर बार मतलब कुछ भी करने में सिखाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगला जो है उसको इस तरह से सोच सकता है कि भाई हर वक्त टोका टोकी करते हैं, अगर कुछ सही मायने में सिखाना है तो आप करके दिखा दीजिए। बिल्कुल। और हाँ, ये बात अक्सर ट्रेन में भी हो जाती है। हम ट्रैफिक की भी बात करते हैं तो हम बड़े गुस्से में देखते हैं कि तुमने क्यों ट्रैफिक का रूल ये तोड़ा। ये बात मुस्कुरा के अगर कह दें तो शायद ज्यादा दिल तक पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका मकसद भी तो यही है ना कि वो बात उन तक पहुंचे और वो उसको स्वीकार करें, सीखें। बिल्कुल सही बात है। तो एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि हमारी ज्ञान इंद्रियां विषयों की अपने स्वाभाविक स्वरूप में गुण ग्राहक ही हुआ करती हैं, तभी तो बालक सीखने के जिज्ञासा से परिपूर्ण होते हुए भी अनुकरणशील हुआ करते हैं। आवश्यकता तो सिखाने वाले की है कि हम उसे क्या सिखा रहे हैं। उसकी जिज्ञासु पिपासु प्रवृत्ति कोई सिखाए या न सिखाए, वो अपने आप ही अपने समीपस्थ भौतिक पदार्थों वस्तुओं को देख छू और चख कर सीखने हेतु उद्यत हुआ करता है। मिट्टी इसी क्रम में खाना सीखता है, फिर आगे तो समाज अपने आप ही सब कुछ सिखा दिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने ऐसे ही लिखा है कि पहले सुने, फिर लिखें, फिर याद करें, तो आप ऐसे सीख सकते हैं। लेकिन डीप लर्निंग की भी बात की, डीप लर्निंग की भी बात है। बहुत उपयोगी तकनीक है जिसे कोई भी स्टूडेंट आजमा सकता है, जल्दी से सीखने के स्किल में महारत हासिल करना चाहता है। इस तकनीक में आप किसी समस्या को समझने की कोशिश करते हुए कम से कम 5 बार क्यों पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने हमेशा किसी विषय को सीखते समय गहराई तक जाने की सलाह दी है, जब तक कि आप उससे जुड़ी हर चीज का पता नहीं लगा लेते। तो ये वाकई बहुत डीप लर्निंग हो गई। थोड़ा लाइट हो जाएंगे हम लोग अभी एक प्यारा सा गीत सुनवाकर, लेकिन एक बहुत ही मीठा मीठा सा देखिए ना संदेश है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम हमेशा किसी न किसी से सीखते ही रहते हैं। अभी अपने 2 छोटे छोटे नाती के साथ मैं खुश रहना सीख रही हूँ। क्या बात है, स्वीट है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उम्र की बात करते हैं तो बड़ा डर लगता है कि मतलब अभी भी सीखते रहना है, अभी भी सीखते रहना है। सीखना जरूरी होता है ना, बहुत यकीन से नहीं लेते हैं। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया।
खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। वो जी यहाँ पे एक हम ब्रेक भी ले लेते हैं। ऐसा ही एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। जी, और बात चल रही है सीखने सिखाने की। तो वैसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथी तो लिखकर भेज रहे हैं। सीखने सिखाने का मूल रूप से एक फॉर्मूला है, सिखाने वाले में सिखाने की रुचि हो और इंटरेस्टेड होकर सिखाएं, सीखने वाले में सीखने की रुचि हो तो पूरी पूरी रुचि लेकर सीखेंगे। तो इस तरह से सीखने और सिखाने वाले दोनों ही आनंदित होंगे, सीखेंगे सिखाएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। तो एक बात और है कि जब जो व्यक्ति सीखता है, बहुत कम ऐसा होता है कि हमें जब कुछ सिखाया जाता है तो उसमें रुचि आए, कतई नहीं आती है। सिखाने वाला बहुत उत्सुक रहता है, अच्छा हम तो आज ऊंचे पद पर बैठ गए हैं, उसको लगता है कि अच्छा हम गुरु हो गए, बहुत ज्ञानी है जो भी है उस विषय में तो ज्ञानी है, तभी सीखने आए। अच्छा, एक बात है कि ये भी हुनर है ये कि हम सिखा सकें, जैसे कि बोलना, किसी चीज को समझाना एक हुनर है, कुछ ऐसा ही सिखाना भी है। बहुत सारे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं छात्र जो अच्छे शिक्षक नहीं बन पाते, यानी बहुत अच्छे से अपनी बातों को
व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये चीज़ है कि सिखाना भी अपने आप में बहुत बड़ा हुनर है। बिल्कुल सही कहा बुआ जी। हमारे श्रोता लिखते भी हैं कि भाई जो आपको समझ में नहीं आता उसे छोटे छोटे घटकों में तोड़ दें। हाँ, अब ये भी नहीं आए तो क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद भव्य सिद्धांतों और योजनाओं को समझने की तुलना में सरल विचारों और अवधारणाओं को सीखना या समझना हमेशा आसान होता है। बिल्कुल। जिस चीज को समझने में आपको परेशानी हो रही है उसे छोटे छोटे घटकों में तोड़ दें और एक समय में एक घटक को समझाने का या समझने का काम करें, प्रयास करें। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसी के संग एक और बात भी है कि कभी किसी चीज में अगर बहुत फंस गए हैं आप, आपको लग रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो सिखाने वाले को भी उस समय छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आज तो हम सिखाकर रहेंगे। हाँ। जैसे अब लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उसको पाकर ही रहेंगे, तो छोड़ दीजिए। कभी कभी जो समय होता है वो अपने आप उसको पूर्ति कर देता है उसकी, और अपने आप बहुत सारी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। और बाद में जब आप दूर होके तटस्थ भाव से उसको देखते हैं या उसको गुनते हैं, जिसको कहते हैं मनन करते हैं, तो आपको लगता है अरे इतनी छोटी सी चीज हमें समझ में नहीं आ रही थी। बिल्कुल। और सीखने की प्रक्रिया में कई बार गलतियां भी हो सकती हैं, है ना? ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसके बारे में गलतियों से सीखना, गलतियां करना सीखने का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नियमितता, सीखने के लिए नियमितता की आवश्यकता होती है और प्रैक्टिस अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप उसका अभ्यास करेंगे उतना ही आपका निपुणता में सुधार होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, यही तो बात है ना कि अक्सर यही होता है कि जब एक दो बार हम असफल होते हैं तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन निरंतरता की जो बात है कि उसको करते रहिए, लगे रहिए, तो जाहिर है कि एक दिन आप उसमें एकदम प्रवीण हो जाएंगे। और ये सारी चीजें जो है हमारी दिनचर्या में भी दिखाई देती हैं कि अक्सर जैसे हम टहलने जाते हैं तो बस 15 दिन टहले, उसका 4 दिन की छुट्टी हो गई, तो कहीं ना कहीं जो फिर उसका जो परिणाम नहीं आता है, बिल्कुल उसका परिणाम नहीं आएगा। जी, वही कह रही थी आप। और परिणाम आने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो व्यक्ति जिस कला में निपुण होता है, उससे सीखते समय उनके काम सिखाने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, वे जैसे सिखा रहे हैं, काम करने का तरीका सीखना चाहिए। जैसे संगीत, नृत्य कलाकार और भी बहुत सी कला को सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उनका अनुसरण करते रहना चाहिए। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सीखने और सिखाने वालों की कोई उम्र नहीं होती। गुजराती मुहावरा है, गहड़ा गाढ़ा वारे, मतलब बुढ़ा आदमी से भी गाड़ी को सही दिशा में चलाना सीख सकते हैं। ओहो, बुढ़े आदमी से तो और अच्छा सीख सकते हैं। तब हाँ, कितना अनुभव होगा। बहुत अनुभव होगा। देखिए, एक ने लिखकर भेजा है कि आज सखी सहेली के मंच पे 2 बड़े बड़ों, क्या जेठ का आगमन लिखा है। आपको जेठ कह दिया? देखिए ना, शायद, है ना भाई, हो सकता है जेठ का महीना लग रहा है इसलिए कह रही हैं। तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जेठ का मतलब बड़ा भी होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। सिर्फ वो वाला जेठ नहीं होता है जो पति के बड़े भाई होते हैं, है ना? तो जेठ भी होते हैं। तो हम लोग तो बुजुर्ग हो ही गए हैं, बड़े हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एकदम ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बहुत खुश होके कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई देखो, संगत का असर पड़ रहा है धीरे धीरे, और जब साथ में हम लोग 2 बैठेंगे तो ऐसा ही होगा, उम्र जल्दी जल्दी बढ़ेगी। तो जल्दी जल्दी बढ़े, उससे अच्छा है कि उससे पहले गीत सुनवा दीजिए। जरूर। मुझे ना बुला, मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे, मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे, मुझे ना बुला, मुझे ना बुला, मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे, मुझे ना बुला, छुप छुप चलिया रे, मुझे ना बुला, मुझे ना बुला।
आपको बहुत पसंद था ना ये गाना? बहुत दिमागी कसरत कर रहे हैं हम। क्यों? गाना पसंद आ रहा है, उसके संग संग ऐसे दिमाग चला रहे हैं, ऐसे 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 तेजी से कि उम्र बढ़े जैसे जैसे उसे जल्दी जल्दी सीख भी ले सब चीजें, और सिखाने का हुनर भी आ जाए। इतनी अच्छी अच्छी बातें करी है ना आज आपने कि ओहो हो क्या बात है। देखिए कितनी खुश हो रही है। मैं बहुत खुश रहती हूँ, पता है आपने जैसे कहा ना कि मतलब उम्र जैसे जैसे हो रही है बहुत कुछ सीख लेना है कि नहीं, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना, आप हमेशा सीख सकते हैं, हमेशा सीख सकते हैं। इसी चक्कर में हम सीख ही नहीं रहे अभी कि बहुत उम्र पड़ी हम सीख लेंगे, हम बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं, बुढ़ापे में भी ये भी तो है चक्कर। क्यों बच्चा सीखे? जब बढ़ती उम्र में आसानी से सीख भी सकता है, दिमाग भी मैच्योर हो जाएगा उसका, आसानी से सीख लेगा। कि दिल तो बच्चा है जी, है ना जी, उम्र चाहे कोई भी हो। और हमारे साथी ने कहा ना कि अपने नाती नातनी से और इन सब से खुश रहना सीखना, सुंदर बात, कितनी अच्छी बात है। और ये हमें सबसे पहले सीख लेना चाहिए। बच्चे जो होते हैं निश्चल होते हैं, किस तरह से मस्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें कल क्या हुआ था, 2 मिनट पहले क्या हुआ था, वो सब भूलकर मस्त रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं। ये सीखना बहुत बड़ी कला है, और वो सीख ले तो फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हम रहने नहीं देंगे, क्योंकि संगत का जो असर पड़ता है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पे, है ना भाई। लिखते हैं कि कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात संगत का असर हर किसी पर कम तो किसी पर अधिक होता है। अच्छा संग पारस के समान है, जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार अच्छे संग के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नारकीय हो जाता है। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए, जिससे उनकी अच्छाइयों को हम ग्रहण कर सकें। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात है। और आजकल तो हमारे साथी लिख रहे हैं अलग अलग ढंग से, किस तरह से कि अगर मोबाइल में न दिखे संदेश तो रंग बदल जाता है। ये लिख रहे हैं कि संग का रंग तापमान का संग लग रहा है, और इसके कारण मेरे मोबाइल ने भी सखी सहेली का संग छोड़ दिया था। अब जाकर मेरे चेहरे पर खुशी का रंग दिख रहा है, क्योंकि पोस्ट जब दिखाई दे रही है तो ये खुश है। और ये लिख रहे हैं कि सभी मित्रों के साथ आदरणीय बहन रेणु जी, राजश्री जी को 42 डिग्री तापमान से भरा गरम गरम नमस्कार। क्या बात। तो ये है, देखिए तापमान का जो असर मिली है उनके नमस्कार से हमें। हम बहुत अच्छी ठंडक तो मिली, लेकिन ये जो संगत का रंग है ना, ये संग का रंग है, ये जो 42 डिग्री है, उसी लिए गरम गरम इन्होंने नमस्कार भेजा है, ताजा तरीन बिल्कुल। एक श्रोता ने भेजा है लिखकर कि जैसा संग वैसा रंग। किसी का अच्छा साथ, अच्छी सोच वाले के साथ हमारा संग होता है तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। जब भी किसी का संग मिले तो हमेशा उस इंसान से अच्छा ही कुछ सीखना चाहिए, और हमको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नकारात्मक बातें हैं, उसको अपने कुछ अच्छे रंग देना चाहिए। इससे अच्छे संग के साथ अच्छे रंग भी मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर उनके साथी का असर जो उसके साथ एक लंबे समय तक रह रहा है, कुछ ना कुछ तो होता है। अगर गलत रास्ते पर भी है तो भी, अच्छी राह पर जा रहा है तो भी असर तो होता ही है। असर होता है, इसीलिए कहा जाता है सत्संगति करें, और सत्संगति से व्यक्तित्व बदलता है। यहाँ तक कि राशि ऐसा लगता है कि बोलने का तरीका, आप किसी के संग रह रहे हैं, अगर वो उस अंदाज में बोलता है तो लगभग वही गति, वही जो वॉल्यूम होता है वो भी हम कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी पारखी नज़र रखते हैं, या यूं कहें कि आप संवेदनशील हैं, तो प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे की संगत में रहें, और जो भी प्रभाव अपने आप पड़ता है, आप कुछ नहीं सीखते, वो सिखाते भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके पीछे पीछे अनुकरण करने लगते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अनुकरण कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है, मैंने तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास ऐसे उदाहरण है बुआ जी। पता नहीं, हाँ निकालिए सबसे पहले पॉकेट में से निकालिए। पॉकेट में से नहीं, मैं अपने बड़े से बैग में से निकाल के आपको दे रही हूँ। सबसे पहले तो बच्चों को हम कहते हैं ना, देखो संगत का बहुत असर होता है। अच्छा, ये बच्चा ठीक नहीं, इसीलिए वो कहते हैं हम जा रहे हैं घर छोड़ के। है ना, क्योंकि उसको उसका संग बहुत पसंद है, उसको मालूम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ अब नहीं। सीरियसली अपने आसपास हमने देखा है, बहुत ऐसे अखबारों में हम खबरें पढ़ते हैं कि जुवेनाइल बच्चे जो हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। बिल्कुल, किशोरावस्था में तो अक्सर क्या, अधिकतर जितनी भी आदतें पड़ती हैं जिनको हम गलत कहते हैं, और गलत होती ही हैं, चाहे वो मद्यपान की बात हो या किसी भी तरीके की और दवाओं, नशीली दवाओं के सेवन की बात हो, ये सारी चीजें
चीजें जो हैं वो संगत का ही असर है। चलिए हम नकारात्मक बातें नहीं करते हैं, लेकिन संगत का जो असर है, रंगत जो आती है, वो माता पिता को उस पर नजर रखना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर कहीं ना कहीं उसकी रंगत बदल रही है तो देखें कि संगत किसकी है ना। बिल्कुल। और देखना चाहिए कि कैसे बच्चा किसके संग रह रहा है, उसके साथी कौन है, किनके संग उठ बैठ रहा है। और ये सिर्फ साथियों की बात नहीं होती, परिवार में भी चाचा ताऊ मौसा बुआ मौसी होती हैं परिवार में, और बच्चे उनसे प्रभावित होते हैं, है ना। हमें तो ये भी लगता है बुआ जी कि अगर मान लीजिए स्वभाववश कोई नकारात्मक व्यक्ति है और उसके साथ अगर कोई सकारात्मक व्यक्ति है, उसके दोस्तों की इसमें परिधि में, तो मुझे लगता है कि कई बार जो लोग सकारात्मक हैं उस व्यक्ति को अपनी बातों से, व्यवहार से, सोच से उसकी भी उसको बदल दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा संदेश हमारे एक श्रोता ने मतलब नकारात्मक कर देते हैं, आपका कहने का मतलब नहीं, जैसे बात होती है सकारात्मक कर देते हैं, दोनों चीजें होती हैं। सकारात्मक व्यक्ति भी नकारात्मक हो सकता है। तो पहले आप संदेश पढ़ें फिर बताते हैं। ये एक संदेश है, यदि इंसान अच्छी संगति में हमेशा रहेगा तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो वो आसानी से समस्या से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अच्छी संगति से हमेशा सकारात्मक भाव और हिम्मत आती है। आध्यात्मिक जगत की बात करें तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां संगति से हिंसक पशु भी शांत होकर बैठ जाता है, जैसे कि भगवान महावीर। वो जहां भी होते वहां से कुछ किलोमीटर दूरी तक उनकी आभा का इतना प्रभाव पड़ता था कि शेर भी अहिंसक हो जाता। उनको सांप काटे जाने पर रक्त की जगह दूध का निकलना, ये सभी बातें दर्शाती हैं कि वो कितने भव्य आत्माएं थीं। उनकी संगति तो क्या, अंतिम समय में उनकी वाणी सुनते ही कितने लोग मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। इसी तरह बौद्ध काल में अंगुलीमाल की कथा। जी बिल्कुल। तो ये बात है कि कैसे सकारात्मक से हम नकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हुए हम सकारात्मक होते हैं। इसके लिए एक बात और कहना चाहेंगे कि हम थोड़े थोड़े दिन पर अपने व्यक्तित्व पर नजर रखें, आत्मचिंतन करें, आत्मावलोकन करें कि अगर हम सकारात्मक हैं तो कहीं नकारात्मकता की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हमारे विचार तो नहीं बदल रहे हैं। घर में अगर आपके अभिभावक हैं, वो कुछ कहते हैं, बड़े भाई बहन हैं, अगर वो कुछ कहते हैं कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे या ऐसी नहीं थी, क्या करने लगे हो आजकल, तो उस पर नजर डालें कि सच में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। की जरूरत है। हाँ, तो सजग हो रहे हैं, किसके साथ हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आप सच में पहले बहुत सकारात्मक थे, अचानक ऐसा हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप आजकल किसके साथ हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप पत्थर के साथ बार बार जाके ठोकर खाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या चाहते हैं कि नहीं हम छाया में चलें। बिल्कुल। देखिए ना, ऐसा ही कुछ लिखा है हमारे श्रोता ने कि यदि संत, सदगुरु एवं भगवान का संग मिलता है तो वो उन्नति के शिखर पर ले जाता है, और यदि दुर्भाग्य से किसी स्वार्थी, दुराचारी का संग मिल जाता है तो वो पतन की गहरी खाई में ले जाता है। तो भाई ऐसा है कि रंग जो है कार्यक्रम में जमता है जब गीत सुनाया जाता है। बिल्कुल। तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत हमारी बातों से जुड़ा हुआ, आइए सुनते हैं। परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी।
तुम्हारे झुके बदन को हवा क्यों महकी, रात भी है क्यों बहकी बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी। तो ऐसे सवाल जवाब जब होते हैं तो बात काफी दूर तक चलती है और बड़ी रोचक रहती है। तो संग वाला कैसा है, कैसा जवाब दे रहा है, कैसे बोल रहा है, इसका असर पड़ता है ना। बिल्कुल। और यात्रा के दौरान तो बड़ा मजा आता है थोड़ी देर में न जाने क्या से क्या हो जाता है। खास तौर से जब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो संग का जो है ना रंग बहुत दिखाई देता है। हमारी साथी लिख रही हैं कि सही फरमाया, रंग तभी जमता है जब प्रोग्राम के बीच बीच में अच्छे गाने सुनने को मिलते रहे। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो, ये इसकी इन्होंने बहुत तारीफ की है। सवालों का जवाब पता नहीं मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, नहीं पता चल रहा है लेकिन जो हम बात कर रहे हैं बार बार, ये तो बचपन से हम लोगों ने इस पे बहुत सारे जो हैं निबंध भी लिखे हैं, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, तो ये सभी को याद होगा। तो बच्चों को भी कोशिश करें, प्रयास करें कि अच्छी संगत में रखें। अब बात आती है कि बुरी संगत अच्छी संगत क्या है। तो अगर हम सब एक अच्छे संस्कार देंगे बच्चों में और खुद भी अगर अच्छे बन के रहेंगे तो हमें ये तलाशना नहीं पड़ेगा कि ये संगत अच्छी है या बुरी है। बिल्कुल सही है बुआ जी। लेकिन कई बच्चे जो है वो हर तबके के बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं और जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ पे भी कई बार ऐसी चीजें ऐसी देखने को मिलती हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि हमारी तो जिम्मेदारी है ना। हाँ है ना, बिल्कुल है अपनी जिम्मेदारी। तो हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारे घरों में जो लोग काम हमारी जो मदद के लिए आते हैं उनको भी हम पढ़ाएं लिखाएं, बिल्कुल, और उनको शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा से बहुत सारी चीज़ों के द्वार खुलते हैं। अब जैसे छोटी सी चीज़ है हमारे यहाँ, जैसे कि पहले बहुत सारे आकाशवाणी के केंद्रों पर बच्चों के कार्यक्रम होते हैं और बच्चे आते हैं, तो बच्चे हैं, खूब शोर मचाते हैं। और जैसे चप्पल जूते उन्होंने बाहर रखे, हम लोग के स्टूडियो के अंदर जैसे नहीं लेकर आते हैं, तो बच्चे जैसे तैसे रख देते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो उनके साथ आया सिर्फ उनकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि बताएं कि नहीं बच्चे लाइन से रखो इन सब चीज़ों को। तो वहीं से सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। किताबों का जो मेज है, सलीके से बिस्तर है, आप इन चीजों को जब आप स्कूल से आते हैं तो हमारी माँ तो कहती थी अपना अपना हैंगर लो और उसमें कपड़े टांगो, क्योंकि वो कपड़े हम 1-2 दिन पहनते थे, फिर वो धुलने जाते थे। इतनी गर्मी वर्मी तो होती नहीं थी जी। आप क्या बता रही हैं? नहीं, हम ये कह रहे थे कि ये तो नहीं कहती थी कि चल के खाना बनाओ ना, कभी नहीं, इसीलिए तो कुछ नहीं आता है। बड़े मजे से कह रही है, धड़ल्ले से, आराम से कह दिया। आप बताती रहती हैं, बाकी हमारी जो श्रोताएं हैं वो हमें अच्छी अच्छी चीजें लिख के भेजती रहती हैं। देखिए कितना अच्छा उन्होंने लिख के भेजा है दाल पिट्ठी के बारे में। फायदा उठा रही है, फायदा उठा रही है, क्यों नहीं, ये संगत का असर है। देखिए मैं ये इन्होंने लिख के भेजा, अब मैं बनाऊंगी फिर आपको खिलाऊंगी। तो पहले बताएं तो व्यंजन कैसे बनेगा। देखिए इन्होंने लिख के भेजा है दाल पिट्ठी दाल ढोकली जी, ठीक है। इसमें आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कल बनाइएगा, मुझे हम तो एकदम अरहर मसूर की दाल, हल्दी नमक। अरहर मसूर की दाल कौन सी होती है? अरहर मसूर लिखा है इन्होंने। अच्छा, 2 अलग-अलग दाल। तो ऐसे बोलो, हम सोचा अरहर मसूर कोई नई वैरायटी आ गई। नहीं अरहर, अच्छा मैं सोची कि इतना तो आपको मालूम होगा। अरे अब जब कह रही है कि कुछ नहीं आता तो हम ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, अरहर और मसूर की दाल हल्दी नमक डालकर खुले बर्तन में चढ़ा लें। अच्छा। दाल को थोड़ा पकने दें या कुकर में 1 सीटी लगा दें। कुकर का ढक्कन खोल दें। आटा में थोड़ा सा नमक, मोयन घी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा। डाल हम तेल का भी डाल सकते हैं। तेल भी डाल सकते हैं, चलिए ये मेरी ज्ञान वृद्धि हुई जी। और छोटी छोटी, हाँ 1 मिनट, हाँ तेल का मतलब ये नहीं जो सिर में लगाया जाता है, सरसों का या नारियल का जो खाने का होता है, ये भी वो अच्छा वाला जी, रिफाइंड या कोई भी। क्यों नारियल तेल क्यों नहीं डाल सकते? नहीं,
बाल में लगाने वाला नहीं, अलग होता अब है। आप कहेंगे कि वो वाला आंवला वाला भी लगा देंगे, फिर कहेंगे कि कुछ भी आमंड वाला लगा देंगे। बिल्कुल समझती है, मुझे खाना बनाना आप नहीं पूछ रहे हैं तो हम ठीक से आपको साबित मैं कल ये बना कर लाऊंगी, इन्होंने जो हम बताया। ठीक से बताएंगे, हम ठीक से बताएंगे, जो बताएंगे ठीक से बताएंगे। ठीक है, मैं एक एक चीज जो इन्होंने नहीं लिखा है उसको भी मैं जोड़ के बताऊंगी, ठीक है। मोइन डाल दिया, फिर या कुकर में 1 सीटी लगा दें, कुकर का ढक्कन खोल दें, आटा में थोड़ा सा नमक, हाँ। मोयन डालकर फूलों, हाँ, या शंख के आकार में, आकार में छोटी छोटी पीठियां बना लें। हाँ, तो अब ये पीठियां कैसे बनाएंगे? छोटी छोटी गोल, जैसे गोलगप्पे के जो साइज होती है उतनी बड़ी बड़ी गोली बना के आप बीच में से चारों को ऐसे जोड़ दे, फूल जैसा बन जाएगा, या तिकोनिया जैसे आती है ना, वैसे करके परत लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ। शंख के आकार में छोटी छोटी पीठियां खौलते अधपके दाल में इसे डालते जाइए जी। पीठियां पकते ही दाल के ऊपर तारने लगेंगी, मतलब ये ही उसकी निशानी है कि वो पक गया, वो ऊपर आ जाता है। पीठियां पकाते ही दाल के ऊपर तारने लगेंगी, उसके साथ साथ दाल भी पक जाएगी। अगर आपको गाढ़ी लगे तो उसमें गर्म पानी मिला दें, कढ़ाई में तेल गर्म करें, जीरा हींग का तड़का, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज को डालकर भूनें। आप इसमें कटे टमाटर भी मिला दें, भूनकर दाल ढोकली में मिला दें। ऊपर से भी घी डाल दें और किसी भी अचार के साथ इसे परोसें। क्या बात है। गर्मियों में रात में रोटी बनाना थोड़ा कठिन काम होता है, तो हमारे घर में ये बनता ही। आप थोड़ी बहुत इसमें सब्जी भी भून लें, मिला सकती हैं। प्याज लहसुन आपकी इच्छा पर है। रात के भोजन में दाल पीठी और पक्के आम हर घर में ही बनता है और वो लोग खाते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और इसके संग संग केवल आप रोटी बना के आम के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आप पहले गीत सुनाएंगे तो उसकी मिठास बढ़ जाएगी। क्या 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 बताइए। एक चीज और मैं बताने वाली थी, पता है, ऐसे ही दूध में भी बनता है, इसको दूध पीठी बोलते हैं। देखिए मुझे आता है ना, मुझे मैंने आपसे कहा था मुझे बहुत कुछ पता है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि सब आता है। दो बड़े चम्मच बारीक कटी पालक लेना है, 2 बड़े चम्मच तेल चाहिए, 1 छोटे चम्मच राई, हींग, हल्दी, मिर्च, शक्कर, 8 लहसुन, लाल खड़ी मिर्च चाहिए कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच बेसन चाहिए, 1 बड़ा कप थोड़ा खट्टा दही चाहिए। पालक को अच्छी तरह से धो लीजिए, चलनी में रख लीजिए, कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालकर गर्म होने दें। राई, हींग, आधा लहसुन तड़काएं, मतलब उसको छौंक लीजिए, हल्दी और मिर्च डाल दीजिए, पालक डाल दीजिए, नमक शक्कर डालकर उसे हल्का हरा कालापन आने तक पका लीजिए और दही में बेसन अच्छी तरह से मिला लें। पालक डाल दें, गाढ़ा होने पर उतार लीजिए। बचे तेल में लहसुन की कड़ी डालकर मिर्च ऊपर से तड़का बनाकर रोटी के साथ सर्व कीजिए। पालक भाजी इसे बोलते हैं, इधर कढ़ी भी इसे कहते हैं। बहुत सुंदर, ये इन्होंने लिख के भेजा था, मुझे लगा ये बताना जरूरी है ना बुआ जी। तो अब हम क्या अपने श्रोताओं से इजाजत लें? नहीं लें, समय हो गया है। और कुछ बताना, पूछने की कोई बात ही नहीं है, भागो। ठीक है, तो सभी श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी और बुआ जी आपको भी नमस्कार। सखी सहेली।